सो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन बुक रीडिंग सेशन। और हम जो बुक रीड कर रहे हैं दैट इज ब्रेथ। हमें किस तरह से अपनी जो सबसे पहली चीज जो इस दुनिया में आकर के हमने की थी, सांस लेना सीखा था। और हमने पता नहीं, तो नॉइंगली तो नहीं सीखा था, किसी को याद नहीं पहली सांस कैसे ली थी, लेकिन कैसे लेनी चाहिए, अपनी हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव हम उस कर सकते हैं ब्रेथ के थ्रू। और वो जो आखिरी सांस होगी तब तक हम हेल्दी बने रहें, ब्रेथ को मैनेज करके, ब्रेथ को कंट्रोल करके, या ब्रेथ पर जो हमारा एक टेक्निकल चीजें हैं उनको अंडरस्टैंड करके। इस बुक में हम वही अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और मेरी प्लानिंग है कि इसके बाद मैं इसको फिर से एक बार गो थ्रू करूंगी और इसको समराइज करके आपके साथ शेयर करूंगी एक वीडियो बना करके, ताकि जो हमने की पॉइंट्स कवर किए हैं जो बहुत जरूरी हैं हमारे लिए कि हम उन्हें अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, वो हमारे पास होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, बुक रीड करते करते हम आ चुके थे कि जो अभी तक हम समझ रहे हैं कि सिर्फ सांस लेना है, इनहेल करना है और थोड़ी सी होल्ड करना है एंड देन एक्सहेल करना, और ब्रेथ करने से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन हमने धीरे धीरे हमने ये अंडरस्टैंड किया कि वो उसमें कैसे कैसे चेंजेस आए हैं। और च्यूइंग तक हम आ गए हैं कि चबाना भी उसका एक पार्ट है। जितना हम अपने दांतों को यूज करते हैं उतना हमारी जो नेजल ओपनिंग्स हैं, जो नेजल पैसेज हैं, वो ओपन रहते हैं। और एक जो एयर है वहां पर ट्रेवल करने के लिए, उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ज्यादा होती है। तो उसी को देखते हुए जो ऑथर हैं वो किसी दूसरे पर्सन के साथ में है और उनके साथ जो डिस्कशन है वो चल रहे हैं। नायक ने कहा, नाक की सर्जरी बहुत सफल रहती है। मरीज उठता है, स्प्लिंट्स को निकालकर बैंडेज को हटा देता है, कोई जमाव नहीं रहता, यानी वहां पर कोई सिक्रीशन, कोई चीज नहीं रह पाती म्यूकस जैसी। साइनस से होने वाला सिर दर्द खत्म हो जाता है। मुंह से सांस लेना बंद हो जाता है, क्योंकि साइनस में क्या होता है, नेजल पैसेजेस क्लोज लगते हैं पर्सन को, तो वो बीच बीच में माउथ से ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। मरीज को एक नए जीवन का रास्ता मिल जाता है, वे इतनी बेहतर सांस ले पाते हैं जितनी पहले कभी नहीं ली होती। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। अगर सर्जन बहुत अधिक टिश्यूज, विशेष करके जो शंख अस्थियों के बारे में बात की गई थी, वो ड्रिल आउट कर दे वहां से या हटा दे, तो जो नोज है वो इफेक्टिवली सांस को, ब्रेथ को अपने साथ में लेने वाली जो एयर है उसको फिल्टर नहीं कर पाएगी, उसको ह्यूमिड नहीं कर पाएगी, और यहां तक कि उसे महसूस भी नहीं कर पाएगी। मरीजों के इस छोटे से, मतलब ऐसे पेशेंट जो इस सर्जरी की वजह से परेशान हो गए हैं, उनके लिए जो एयर है, ब्रेथ है, वो बहुत तेजी से आती है। एक भयानक स्थिति निर्मित हो जाती है जिसे एम्पटी नोज सिंड्रोम कहते हैं। मैंने रिक्त नाक ग्रंथि से, यानी एम्पटी नोज सिंड्रोम, जहां पर पेशेंट के लिए उस, हम जनरली हम क्या फील करते हैं, हमारी नोज में से जो एयर है वो धीरे 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 पास हो रही है। लेकिन अगर वो ओपनिंग से टिश्यू निकाल दिए जाएं तो वो एयर बहुत तेजी से प्रेशर के साथ अंदर जाएगी। तो ऑथर ने कई लोगों से ऐसे इंटरव्यू लेकर के उनकी स्थिति को समझने की कोशिश की। मैंने कई माह तक लेजर टेक्नीशियन पीटर से बातचीत की, जो सिएटल में एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री में काम करता था। उसने मामूली अवरोध को दूर करने की आशा में सर्जरी करवाने का निश्चय किया, उसकी परमिशन के बिना, क्योंकि सर्जरी के दौरान कई बार होता है ना कि डॉक्टर्स को कुछ और चीजें ठीक लग रही होती हैं तो वो उसे कर लेते हैं। तो उसकी अनुमति के बिना उसके 75% जो नेजल ओपनिंग्स के पास में जो टिश्यू हैं वो वहां से हटा दिए गए। प्रोसीजर के कुछ दिन बाद ही उसे दम घुटने का एहसास होने लगा, क्योंकि वो एयर जो है बहुत ज्यादा फ्री हो करके, यानी अब वहां पर कोई रुकावट ही नहीं है, वो फिल्टर ही नहीं हो पा रही है, वो सीधे सीधे अंदर जा रही है। तो उसे दम घुटने जैसी स्थिति का एहसास होने लगा, वह सो नहीं पाता था। सर्जनों ने पीटर को विश्वास दिलाया, सर्जर्स ने कहा कि उन्होंने पर्याप्त शंखस्थियां नहीं हटाई हैं और उन्होंने फिर से वही प्रोसीजर किया। मतलब उन्होंने, अभी भी डॉक्टर्स ने यही कहा कि जितनी हमें वहां से टिश्यूज को हटाना चाहिए था उतने हमने वहां से नहीं हटाए हैं। तो और फिर उन्होंने वहां से हटाए। दूसरी सर्जरी के बाद उसकी हालत और खराब हो गई। कुछ वर्षों के बाद पीटर द्वारा जो सांस ली जा रही थी उससे उसके मस्तिष्क को ऐसा दर्द, ऐसा बड़ा डैमेज होने लगा जैसे उसे किसी एयर पंप से छोड़ा गया हो। डॉक्टर्स ने पीटर से कहा कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उन्होंने डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दे दी, रेगुलर एक्सरसाइज के लिए बोल दिया। परेशान होकर एक बार तो उसने सुसाइड करने तक का विचार किया। मैंने अन्य ऐसे पेशेंट्स जिनकी नेजल जो टिश्यूज है उनको निकाला गया है, ऐसे जो लोग हैं, उनसे मिलने के लिए, यानी ऑथर इस बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने उनसे मिलने के लिए हजारों मील की यात्रा की।
इस जटिल और क्रूर स्थिति का संदर्भ जानने की कोशिश की। यानी इस सिचुएशन में कोई पर्सन कैसा फील कर रहा है, क्या उसकी सिचुएशन होगी, उसके बारे में जानने की कोशिश की। मुझे पता चला कि पीटर की कहानी अनूठी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक वही पर्सन है जो ऐसी किसी चीज को लेकर के परेशान हो रहा था या अपनी परेशानी को बढ़ा चढ़ा रहा था। दुनिया भर के देशों में हजारों लोग उससे भी बुरी स्थिति में थे। वो लोग भी एक सफल और खुशहाल जीवन जीना चाह रहे थे और जी रहे थे। उनमें विद्यार्थी, कॉरपोरेटिव एग्जीक्यूटिव्स और माताएं शामिल थी। उन्हें पुरानी साइनसाइटिस की बीमारी थी, बेसिकली वही साइनस जिसे हम बोलते हैं, और वे एंटीबायोटिक दवाई लेते लेते थक चुके थे। उन्होंने अपनी नाक की जांच करवाई और सर्जरी करवा ली। वे जब जागे तो उन्होंने पाया कि उनकी नाक की बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उन्हें वहां से हटा दिया गया। कुछ लोगों से तो इसकी अनुमति नहीं ली गई थी। वे हर सांस के साथ अधिक ब्रेथलेस और स्ट्रेस्ड फील करने लगे। उनके जो नेजल पैसेज हैं उनमें दर्द होता था और ड्राइनेस बनी रहती थी। उनमें से अनेक को यह आश्वासन दिया गया, यह कहा गया कि किसी तरह भी यह असुविधा आगे चलकर ठीक हो जाएगी। यानी कि ये सर्जरी के बाद के कुछ इम्पैक्ट्स हैं जो धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाएंगे। लेकिन स्थिति और भी खराब ही हुई। रिक्त नाक ग्रंथि यानी जो नोज के आसपास से जो टिश्यूज हटा दिए गए, एम्प्टी सिंड्रोम जो हुआ, एम्प्टी नेजल सिंड्रोम, उससे पीड़ित सैकड़ों लोगों ने लगभग यही कहानी बताई। उन्हें बेचैनी, अनिद्रा यानी नींद आने की परेशानी, डिप्रेशन होने लगा। अनेक लोगों को अपना बहुत अच्छी आमदनी वाला जॉब छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। उनके डॉक्टर, उनके परिवार के लोग, उनके दोस्त उनकी स्थिति को नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा, अधिक वायु अधिक और अधिक तेजी से मिलने वाली वायु से लाभ ही हो सकता है। मतलब सबको ये लग रहा था कि जो एयर अभी तक बहुत कम जा रही थी वो आपको ज्यादा मिल रही है, तो आपको उससे बेनिफिट ही होना चाहिए। लेकिन अब हम जानते हैं कि अक्सर इसका विपरीत ही सच है। जो हमने अभी तक स्टडी किया कि धीरे और कम मात्रा में जितनी वायु जाएगी, कम यानी जो फिल्टर होकर के जा रही है। पिछले 6 वर्षों में नायक के 5% मरीज, 7 देशों के 25 राज्यों के लगभग 200 लोग यह समझने के लिए स्टैनफोर्ड आ चुके हैं कि क्या उन्हें ओपन नेजल सिंड्रोम या रिक्त नाक ग्रंथि जो उन्हें प्रभावित कर रही है, और अगर ऐसा है तो किस तरह से प्रभावित कर रही है। वे यह भी जानना चाहते थे कि वे किस प्रोसीजर के द्वारा फिर से सामान्य रूप से सांस ले सकते हैं। मतलब जो हो गया ठीक है, हो गया, बट अभी आगे क्या करना है, अपनी ब्रेथ को किस तरह से नॉर्मल किया जा सकता है। यदि वे एक कठिन स्क्रीन टेस्ट करवा लें तो नायक उनकी सांस का भीतर से परीक्षण करके उनकी नाक से हटाए गए सॉफ्ट टिश्यूज और कार्टिलेज को फिर से लगा सकते हैं। मतलब जो लोग आ रहे थे, उन्हें उनके पास ये उम्मीद थी कि क्या हम कोई टेस्ट के जरिए ये पता लगा सकते हैं, या उनके पास, नायक के पास, कोई ऐसी टेक्निक है जिसे टेस्ट करके वो हमें ये बता सकें कि जो टिश्यूज वहां से हट चुके हैं, जो कार्टिलेज वहां से हट चुका है, क्या उसको दोबारा से लगाया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार जो टर्बिनेट्स हैं उनको हटवाने वाले 20% लोगों को अंततः कुछ हद तक रिक्त नाक ग्रंथि से यानी जो नोज है वो वहां से ग्रसित होने वाला जो जोखिम है। हालांकि नायक इस संख्या को अतिरंजित मानते हैं। मतलब उनका ये मानना है कि ठीक है, ऐसा हो भी सकता है और इतने लोग नहीं भी हो सकते। अधिक छोटे प्रोसीजर करवाने के बाद जिन मरीजों को सांस लेने में कठिनाई होती है उनकी संख्या निश्चित इससे बहुत कम है। मतलब जो छोटे प्रोसीजर करवाते हैं उनके नंबर कम हो सकता है। लेकिन रिक्त नाक की कहानियां मुझे अवरुद्ध सांस को ठीक करने के लिए सर्जरी करने से पहले अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर करती हैं। यानी वो एक बिल्कुल लास्ट ऑप्शन, उसके पहले के जो ऑप्शंस हैं उन पर फोकस किया जाना चाहिए। लिहाजा मैं मुंह के कुछ और भीतर अधिक नीचे जाकर परीक्षण करता हूँ। यानी जो चैलेंज हो रहा है उसके लिए क्या, जो टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यूज है, कार्टिलेज है, सिर्फ वहां पर फोकस ना करके किसी और तरीके से जो पूरा ब्रेथ की जो पूरी साइकिल है उस पर और कहाँ जाकर काम किया जा सकता है, ऑथर उसके बारे में बात करें। नींद में सांस अवरोध होने पर खर्राटे, अस्थमा और एडीएचडी का संबंध मुंह में अवरोध से है। यानी माउथ में जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जो भी वहां पर ऐसी चीजें हैं जो रुकावट पैदा कर रही हैं, उनसे है। डेंटिस्ट के अलावा ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं है जो मुंह के अंदर देखने में इतना समय व्यतीत करता हो, ये हम सभी जानते हैं। मैंने अवरोधों को दूर करने वाले, प्रोसीजर करने वाले आधा दर्जन विशेषज्ञों से बात की। उन्होंने मुझे जो करने को कहा वह इस प्रकार है।
आप दर्पण के सामने जाकर अपना मुंह खोलें और अपने गले के पीछे के भाग को देखें। यानी जब जनरली हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी ईएनटी के पास जाते हैं, तो अपना वो बोलते हैं ना कि अपना मुंह खोल के दिखाओ। तो आप देखेंगे कि पीछे एक सॉफ्ट टिश्यू जैसा, एक सॉफ्ट टिश्यूज के बना हुआ एक गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर, चमगादड़ यानी बैट की तरह लटका हुआ है। वो यूवुला है, यानी जिसे हम कहते हैं ना तालु, सॉफ्ट पैलेट के पीछे की तरफ जा करके काग, जिसको कहीं कहीं रीजनल लैंग्वेज में बोला जाता है, उसकी बात हो रही है। जिस मुंह के वायु मार्ग अवरोध के प्रति सबसे कम संवेदनशील होते हैं, यानी ऐसे माउथ जिसमें जो एयर पैसेज है उनमें सबसे कम अवरोध होता है, वो कम संवेदनशील होते हैं, उनमें जो युवुला है वो गले से जितना गहरा लटकता हुआ दिखाई देगा, वो ऊंचा दिखाई देता है और ऊपर से नीचे तक स्पष्ट नजर आएगा। यानी जहां पर ओपनिंग अच्छी है, पैसेज क्लियर है, उनमें युवुला ऊपर की तरफ दिखाई देता है और ऊपर से नीचे तक स्पष्ट नजर आता है। और युवुला जितना गहरा लटका हुआ दिखाई देगा, जो नेजल पैसेज है उसको अवरोध उतना ही ज्यादा होगा। अगर आप लोगों को, पता नहीं आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया या नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ मैंने कई बार ये चीज एक्सपीरियंस आसपास में देखा है कि जनरली उसको बोलते हैं कि काक गिर गया और उसको उठाया जाता है। तो बेसिकली अगर वो नीचे गिरा हुआ है, यानी वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर अगर नीचे की तरफ है, तो ब्रेथ लेने में, वो सांस लेने में दिक्कत कर रहा होता है। सबसे संवेदनशील मुंह में जो यूविला है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, यानी उसका जो एरिया है वो बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाएगा। हम मेजरमेंट सिस्टम को फ्राइडमेंट टंग पोजिशनल स्केल कहते हैं। इसका उपयोग सांस की क्षमता का तेजी से अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद टंग की बारी आती है। यदि टंग मोलर यानी जो पीछे की तरफ दांत होते हैं, जिन्हें हम विजडम टूथ कहते हैं, उसके ऊपर चढ़ी हुई यानी ओवरलैप हो, या इसके दोनों तरफ घुमावदार और दांतेदार दांत हो, यानी बहुत ज्यादा उसमें कांटे जैसे निकले हुए हो, तो यह, या टंग बहुत बड़ी हो। तो जब आप सोने के लिए लेटेंगे, रेस्ट करने के लिए जब लेट रहे होंगे, तो इसके द्वारा आपके गले को अवरुद्ध करने की संभावना अधिक होती है। फिर इसके नीचे गर्दन आ जाती है, यानी नेक। मोटी गर्दन में हमेशा ऐंठन होती है। जिन पुरुषों की गर्दन की परिधि 17 यानी जो सरकमफेरेंस है, वो 17 इंच से अधिक और महिलाओं की 16 इंच से अधिक होती है, उन्हें वायुमार्ग के अवरोध का जोखिम ज्यादा होता है। और अगर आप में से किसी ने डॉक्टर सरीन को सुना हो या उनकी बुक को रीड किया हो, तो उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया है। बेसिकली वो लीवर हेल्थ पर काम करते हैं, लेकिन बीएमआर के साथ में उन्होंने इस चीज को भी बोला है कि आप अपनी नेक से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितनी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। आपका वजन जितना ज्यादा बढ़ता है, आपको खर्राटे लेने और नींद में सांस अवरोध का खतरा उतना ही अधिक होता है। हालांकि बॉडी मास इंडेक्स अनेक कारकों में से सिर्फ एक है, यानी बहुत सारे फैक्टर्स में से सिर्फ एक है। वेट लिफ्टर को अक्सर नींद में सांस अवरोध और निरंतर सांस की समस्याएं होती हैं। और ये हमने पहले भी देखा कि कई बार जो एथलीट्स हैं उनको भी ये चैलेंजेस हो रहे थे, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था, वो टेक्निक्स ही नहीं पता होती थी जिनसे वो एक हेल्दी ब्रीथिंग कर सकते हैं। फैट की परतों की जगह उनकी मांसपेशियां वायु मार्गों को अवरुद्ध कर देती हैं। यानी बेसिकली ऐसा नहीं कि फैट की वजह से वो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं या वो पैसेजेस क्लियर नहीं है। जनरली हमारे माइंड में यही आता है कि फैट ज्यादा होगा, लेकिन उनकी जो मसल्स हैं वो चैलेंजेस वहां पर क्रिएट कर देती हैं। बड़ी संख्या में दूर तक दौड़ने वाले दुबले पतले धावक यानी रनर्स और शिशुओं तक को, यानी बच्चों तक को, यह समस्या होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अवरोध गर्दन, युविला या टंग से शुरू नहीं होता, इसकी शुरुआत माउथ से होती है और मुंह का आकार इनडिस्क्रिमिनेट होता है। वायु मार्ग में 90% अवरोध टंग, सॉफ्ट पैलेट और माउथ के आसपास के टिश्यूज से होता है। माउथ जितना छोटा होगा, टंग, युविला और अन्य टिश्यूज उतने ही वायु के प्रवाह को रोकेंगे। वायु मार्गों से संबंधित चीजों में सुधार के अनेक उपाय हैं। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध डेंटिस्ट डॉक्टर मिशेल गेल्ब खर्राटो नींद में सांस अवरोध, चिंता और अन्य सांस संबंधी रोगों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने मुझसे कहा, मैं रोजाना उसी मरीज को देखता हूँ। यह बात उन्होंने तब कही जब मैं न्यूयॉर्क में उनके मेडिसिन एवेन्यू क्लिनिक में उनसे मिला। उन्होंने कहा कि उनके अनेक मरीज पारस्परिक सांचे में सही नहीं बैठते, यानी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उनमें सही नहीं बैठते। वे 30 साल की उम्र के
फिट सफल लोग होते हैं, उनके भीतर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं पनपने रही होती, लेकिन पिछले 2 वर्षों में उन्होंने थकान, आंतों की समस्याओं और सिर दर्द का अनुभव किया। जब वे खाने की चीज गटकते हैं तो उनके ईयर्स को यानी कानों को भी डैमेज होने लग जाता है, आघात होता है। उनके प्रारंभिक डॉक्टर्स इसकी गलत पहचान कर अवरोध रोकने की दवाई दे देते हैं, लेकिन ये दवाइयां काम नहीं करती। लिहाजा वे लगातार कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मास्क या सीपीएपी का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण वायु के झोंके अवरुद्ध वायु मार्गों से होकर फेफड़ों में जाते हैं। सीपीएपी उन लोगों के लिए जीवन रक्षक होते हैं जिनको नींद में सांस अवरोध की समस्या मामूली होती है, यानी छोटे मोटे चैलेंज में ये काम करते हैं। इस डिवाइस से लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है, अतः जिन्हें अंततः अच्छी आरामदायक नींद आने लगी। लेकिन गेल्प ने मुझसे कहा कि उनके मरीजों को यह पहनने में परेशानी होती है। इसके अलावा कई लोगों का सांस अवरोध पीड़ित होना चिकित्सीय रूप से प्रमाणित नहीं होता। स्लीप डेटा से पता चलता है कि ये लोग सोते समय बढ़िया सांस लेते हैं, फिर भी ये लोग अधिक थके हुए, भुलक्कड़ और बीमार रहते हैं। गिल्प्स ने मुझसे कहा कि इन लोगों की नींद में सांस अवरोध की समस्या भले ही दर्ज ना हो, लेकिन उन्हें सांस की एक गंभीर समस्या होती है। उन्होंने कहा, जब तक मैं उनके पास पहुंचता हूं तो मेरा सामना चलती फिरती लाश से होता है, यानी उनके जो पैटर्न्स हैं ब्रीदिंग के वो काफी गड़बड़ हो चुके होते हैं, और जिसकी वजह से उनकी हेल्थ भी खराब हो चुकी होती है। गेल्ब और उनके साथी कभी कभी टॉन्सिल्स या नासिका यानी नोज या गले में होने वाली एडिनोइड्स निकाल देते हैं। यह विशेषकर बच्चों के मामले में प्रभावी होता है। एडीपीडी से पीड़ित 50% बच्चों में इन दोनों चीजों के हटने के बाद उनके कोई लक्षण फिर से दिखाई नहीं दिए, लेकिन ये प्रभाव अस्थायी हो सकते हैं। टॉन्सिल्स हटवाने के 2 वर्ष बाद बच्चों में जो नेजल पैसेजेस हैं वहां अवरोध और उससे जुड़ी समस्याएं विकसित हो सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना तो जो नोड्यूल्स हैं और या टॉन्सिल्स हैं उनके हटाने पर ना सीपीएपी और ना अन्य किसी प्रोसीजर से लंबे समय तक चलने वाले संतोषजनक समाधान मिलते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी मूल समस्या पर काम ही नहीं करता, क्योंकि चैलेंज कहीं और हो रहा है और क्योर सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर किया जा रहा है, मुंह जो चेहरे के हिसाब से छोटा है। गेल सिर और गले की मुद्रा यानी पोस्चर का भी इलाज करते हैं। इसमें वह जबड़ों को वायु मार्ग से अलग करने के लिए अनेक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। अधिकतर मरीजों में यह प्रक्रिया सफल होती है। उन्होंने मुझे मरीज की एक गैलरी दिखाई जो इस इलाज के बाद ऐसे लगते हैं जैसे उनका नया जन्म हुआ हो, लेकिन इनमें जिंदा लाश बन चुके लोग शामिल नहीं थे। मेरे वायु मार्गों में अवरोध बहुत मामूली थे। गेल्ब ने कहा कि मेरे और अधिकतर लोगों के लिए यह सबसे अच्छी दवा रोकथाम है। इसमें एंट्रोपी को अपने वायु मार्गों में इस तरह वापस ले जाना शामिल है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी नींद में सांस अवरोध, व्याकुलता और अन्य निरंतर चलने वाली सांस समस्याएं बढ़े नहीं। इनमें बहुत छोटे मुंह को फैलाया जाता है। सबसे प्रारंभिक दंत संशोधक यानी ऑर्थोडोंटिक्स यंत्रों का प्रयोग करके डंडों को सीधा करने के लिए नहीं, बल्कि मुंह को चौड़ा करने और वायु मार्गों को खोलने के लिए करते थे। फिर 1800 के दशक में अनेक बच्चे फटे हुए तालू यानी वी के आकार के आर्चिस लेकर के पैदा हुए। उनके मुंह इतने छोटे थे कि उन्हें खाने, बोलने और सांस लेने में परेशानी होती थी। डेंटिस्ट और मूर्तिकार नॉर्मन किन्सले उनकी मदद करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने 1859 में एक यंत्र बनाया जिससे उनकी जबड़ों को आगे बढ़ाकर मुंह के पीछे इतना स्थान बना दिया जाता था कि उनका गला खुल सके। यह प्रयोग बहुत सफल रहा। फिर 1900 के दशक तक फ्रांस के एक स्टोमेटोलॉजिस्ट पियर रॉबिन अपना स्वयं का यंत्र कॉन्ट्रप्शन बना रहे थे। रॉबिन ने इसे मोनोब्लॉक नाम दिया। इसमें एक रबर रिटेनर और एक डॉवेल स्क्रू लगा था जो ऊपरी तालू यानी अपर पैलेट को आगे आने में मदद करता था। कुछ ही सप्ताह में उनके मरीजों के मुंह बड़े हो गए और उनकी सांस प्रक्रिया में उल्लेखनीय सुधार आ गया। मोनोब्लॉक से प्रेरित होकर मुंह को चौड़ा करने वाले ऐसे यंत्रों की बाढ़ आ गई जिनका उपयोग एक और लाभ के लिए किया जाता था, आड़े टेढ़े दांतों को सीधा करना। यदि पर्याप्त स्थान हो तो दांत स्वाभाविक रूप से सीधे उगते हैं। मुंह को चौड़ा करने वाले यंत्र की चौड़ाई को फिर से उतना कर देते थे जितनी आवश्यकता होती थी, जिससे दांतों को खेलने के लिए बड़ा मैदान मिल जाता था। बेसिकली उनको डेवलप होने के लिए स्पेस चाहिए। अगले 20 वर्षों तक मुंह को चौड़ा करने की यह एक
मानक प्रैक्टिस रही। बाद में पूरे यूरोप में दशकों तक यही विधि प्रचलन में रही। लेकिन मुंह को चौड़ा करने के लिए विशेषज्ञता और मेंटेनेंस की जरूरत होती थी। इसके परिणाम डेंटिस्ट की कुशलता के अनुसार भिन्न होते थे, यानी डिफरेंशिएट कर सकते थे। इससे इसलिए मदद नहीं मिली क्योंकि इन यंत्रों से कष्ट होता था और ये पहनने से भद्दे लगते थे। जिन मरीजों के ऊपर के दांत बाहर निकले थे, जो मुंह की एक सामान्य समस्या है, उनके मामले में कुछ ही डेंटिस्ट ये समझ पाते थे कि नीचे के जबड़ों को कैसे आगे किया जाए। लिहाजा वे इसकी जगह ऐसे उपाय करने लगे जिससे मुंह का शीर्ष भाग पीछे चला जाए, यानी जो लोअर जॉ है उसको स्पेस देने की बजाय अपर जॉ को श्रिंक कर दिया गया। और इसके बाद 1940 के दशक में डेंटिस्ट के लिए यह एक सामान्य से प्रैक्टिस हो गई कि दांत निकालकर ऊपर के बचे हुए दांतों को हेड गियर, ब्रेसेस और अन्य यंत्रों से उठाकर वापस कर दिया जाए, जो कि आज के भी प्रोसेस में लोग डेंटिस्ट यूज करते हैं। कि जो दांत निकल रहे हैं, अगर वो आड़े टेढ़े हैं, उन्हें स्पेस नहीं मिल रहा, तो वो माउथ के स्पेस को बढ़ाने के बजाय वो यही बोलते हैं कि ये वाला टीथ हम निकाल देते हैं, ये वाला टीथ निकाल देते हैं, तो उससे जो है बाकी के टीथ को स्पेस मिल जाएगा। कुछ दांतों का इलाज करना आसान होता था और उनके अधिक निरंतर परिणाम मिलते थे। इसके बाद 1950 के दशक तक दांत निकालना एक बार में दो, चार और यहाँ तक कि छह और पीछे हटाकर दंत संशोधन अमेरिका में एक सामान्य बात हो गई, और अब के समय में ये इंडिया में भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। इस विधि में एक बड़ी समस्या थी, दांत निकालने और शेष बच्चे दांतों को पीछे करने के कारण मुंह छोटे और अधिक चौड़े हो गए। अधिक छोटे मुंह में काम करना डेंटिस्ट के लिए आसान होता था, लेकिन इससे भी सांस लेने के लिए जगह कम हो जाती थी। हेडगियर के साथ मुंह को कंप्रेस किए जाने के कुछ महीनों, वर्षों और उसके बाद कुछ मरीज खर्राटों, नींद में सांस अवरोध, हे फीवर और अस्थमा जैसी कठिनाइयों की शिकायत करने लगते थे, जो उन्हें पहले कभी नहीं रहती थी। जब वे चबाकर निकलते थे तो उनके जबड़े के पीछे से और टेम्परो मैंडिबुलर, जो ये हमारा टीएम जॉइंट जो होता है यहाँ पर, यहाँ से किट किट की आवाज आती थी। ये आप लोगों ने भी कभी नोटिस किया होगा, अगर आप अपर और लोअर जो को, अपर जॉ तो खैर हमारा मूव नहीं होता है, लोअर जॉ को जब आप मूव करते हैं तो जहां जिस बोन से ये अपर जॉ से कनेक्टेड है, वहां पर आपको आवाज आएगी जब आप मूव करेंगे। कुछ लोग अलग दिखने लगते थे, उनके चेहरे बड़े, चपटे और कम स्पष्ट लगते थे। ऐसे मरीजों का प्रतिशत बहुत कम रहा, लेकिन काफी लोगों को सांस लेने, चबाने से संबंधित समस्याएं हो जाती थी। उनका मुंह नीचे की ओर बढ़ने लगता था। फिर 1950 के दशक में एक बाईप्लेन पायलट, सेमी प्रोफेशनल फार्मूला वन ड्राइवर और ब्रिटिश फेशियल सर्जन तथा डेंटिस्ट डॉक्टर जॉन म्यू ने इस बात पर ध्यान दिया। म्यू ने ऐसे युवा मरीजों का माप किया जिन्होंने दांत निकलवा दिए थे। उन्होंने उनकी तुलना उन मरीजों के साथ की जिन्होंने मुंह को चौड़ा करने वाला उपचार करवाया था। भाइयों और बहनों की उनके अपने अपने भाई बहनों के साथ, यहां तक कि उनकी तरह के जुड़वा बच्चों के साथ कंपैरिजन किया गया। बार बार यही बात सामने है कि जिन बच्चों ने दांत निकलवाकर दांतों को पीछे करवा लिया था, उनके मुंह और चेहरे अविकसित रह गए। जब वे बड़े हुए तो उनका बाकी शरीर और सिर तो बढ़ गए, लेकिन उनके मुंह उतने ही बड़े रहे। इस विसंगति से, यानी जो डिफॉर्मेशन आया, उससे फेस के केंद्र में एक समस्या हो गई। आंखें नीचे झुक गईं, गाल फूल गए और चिन अंदर घुस गई। इन मरीजों ने जितने अधिक दांत निकलवाए थे, उन्हें उतने ही अधिक समय तक ब्रेसेस और अन्य यंत्र पहनने पड़े। उनके वायु मार्गों में उतने ही अधिक अवरोध हुए। म्यूनिस पैटर्न के बारे में कहा, अफसोस है कि यह निर्धारित दंत संशोधन उपचार का एक सामान्य परिणाम है। एक विचित्र मोड़ आया। उन्होंने पाया कि बहुत छोटे मुंह के कारण आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करने के लिए जिन यंत्रों का आविष्कार किया गया, वे मुंह को अधिक छोटा तथा सांस को और खराब बना रहे थे। म्यू अकेले नहीं थे, और भी अनेक डेंटिस्ट इसी निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने इस विषय पर वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए, रिसर्च पेपर्स उन्होंने बहुत सारे प्रकाशित किए। म्यू ने अपने स्वयं के अध्ययन के मरीजों के इस प्रक्रिया से पहले और बाद के बहुत सारे मेजरमेंट्स लिए, यहाँ तक कि उन्होंने होठों की जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनका बायोकेमिकल विश्लेषण किया। उन्होंने दावा किया कि इन सभी स्टडीज से यह क्लियर हो जाता है कि दांत निकलवाने और दांत पीछे करके किए जाने वाला जो डेंटल क्लियर है, दांत संशोधन है, दोनों के संयुक्त प्रभाव से चेहरे का विकास रुकता है और सांस की प्रक्रिया बाधित होती है। वह ब्रिटिश डेंटल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने
और उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग कर प्रशासकों से पूरी विवेचना करने का अनुरोध किया। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने वास्तविक रूप से ध्यान नहीं दिया। इसकी जगह म्यू ब्रिटिश दंत चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे विभाजनकारी व्यक्ति बन गए। उनको झोला छाप डॉक्टर, धोखेबाज और सांप का तेल बेचने वाला सेल्समैन कहकर उनकी खिल्ली उड़ाएगा। और जैसा कि आप जितना भी हिस्ट्री देखेंगे, जिन लोगों ने अलग हटके कोई इस भी तरह की बात की गई है, चाहे वो कोई भी रहे हो, उन सबको स्टार्टिंग में इसी तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। उन्हें मुंह चौड़ा करने का काम करने से रोकने के लिए उन पर बार बार मुकदमे किए गए। आखिर उन्हें अपने लाइसेंस से हाथ धोना पड़ा। जब मियो जीवन के 10वें दशक में पहुंचे तो ऐसा लगा कि वह भी स्टाउफ, प्राइस और अन्य सांस विशेषज्ञों की राह पर जा रहे हैं, गुमनामी में मौत की तरफ, उनके शोध के साथ दफनाए जाने के लिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ विचित्र बात हुई। सैकड़ों दंत संशोधक और डेंटिस्ट म्यू के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा कि हाँ, ट्रेडिशनली दंत संशोधन अपने आधे मरीजों की सांस प्रक्रिया को और खराब कर रहे थे। यानी जिस तरह के वो संशोधन कर रहे थे, बेसिकली वो उनके ब्रेथ की जो प्रोसेस है उसको और खराब कर रहे हैं। उन्हें सबसे प्रबल समर्थन अप्रैल 2018 में मिला, जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एक 216 पेजेस का एक मोनोग्राफ पब्लिश किया, जिसे प्रसिद्ध विकासवादी जीव शास्त्री पॉल आर एहरलिच और डॉक्टर सांड्रा काहन ने लिखा था। काहन एक दंत संशोधक है। उन्होंने ऐसे सैकड़ों शोधों का विवरण प्रस्तुत किया जो म्यू की शोध की पुष्टि करते थे। बहुत कम समय में म्यू मर्जनलाइजेशन पर थ्योरियां मुख्य धारा में आ गई, यानी जो उनकी थ्योरीज अब तक आइसोलेशन में थी उनको मेन स्ट्रीम में शामिल कर लिया गया। फिलिप्स ने मुझसे कहा, 10 वर्षों में कोई भी परंपरागत दंत संशोधन विधियों का उपयोग नहीं कर रहा होगा जो ट्रेडिशनली यूज होती हैं। हम पीछे मुड़कर देखें तो जो हमने किया उससे भयभीत हो जाएंगे। यह बात म्यू पिछली आधी सदी से कहते आ रहे हैं। दंत संशोधकों में इस क्रांति के फलस्वरूप एक प्रोफेशनल संगठन की स्थापना हुई जिसका नाम एकेडमी ऑफ ऑरा फेशियल मायोफंक्शनल थेरेपी था। मुझे पता चला कि यह समूह छोटे मुंह की समस्या के समाधान में इसे पहले इसे करने वालों को दोष देने की अपेक्षा समस्या के समाधान में अधिक दिलचस्पी रखता है। यानी ऐसा नहीं कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, फिलहाल चीजें ऐसी हैं और इसमें क्या सोल्यूशन किया जा सकता है। उनका कहना था कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे दोषी पक्ष हैं। म्यू और अन्य लोगों ने पाया कि वायु मार्गों के अवरोध हटाने, यानी जो वहां पर चैलेंज हो रहा है उसको हटाना, बहुत छोटे मुंह की क्रियाओं को बहाल करने के लिए उन्हें उन टूल्स की जरूरत है जो अलर्ट वैज्ञानिकों में बहुत पहले बनाए थे और जिनके शोध को मानक माना गया था और फिर किसी न किसी कारण से उन्हें भुला दिया गया। मैं अपने पेरिस के क्वार्टर में जाने के 2 सप्ताह बाद जॉन म्यूज से मिला। मैं ईस्ट ससेक्स में एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर आया। कुछ घंटे बाद मैं रेनॉल्ड मिनीवन की पैसेंजर सीट पर था। म्यू गाड़ी चला रहे थे। वह कंट्री रोड के लिए निर्धारित सीमा से 2 गुनी रफ्तार से ड्राइव कर रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ ब्रॉड ओक के पेड़ सड़क पर छाया किए हुए थे। पूर्वी लंदन की तरफ यह जगह 90 मिनट की करीब की दूरी पर थी। उन्होंने मुझसे कहा, जीवन भर मेरा भारी प्रतिरोध हुआ। उन्होंने पैसेंजर साइड के दरवाजे को एक बहुत सघन झाड़ी की तरफ खुरच दिया और हम तेजी से एक वन वे स्ट्रीट पर चल पड़े। लेकिन विज्ञान स्पष्ट है, तथ्य स्पष्ट है, प्रमाण सब जगह मौजूद है, यानी एविडेंसेस हर जगह हैं। उनके द्वारा मुझे रोके जाने की कोई संभावना नहीं है। रविवार की दोपहर का समय था। म्यू की एकमात्र योजना मुझसे मिलना और अपने बच्चे को मुझसे चाय पर मिलवाने की थी। वह एक 3 पीस आउट सूट, सफेद शर्ट और अपनी प्रारंभिक स्कूल की रेप टाई पहने हुए थे, जहां वह 75 साल पहले जाते थे। हम एक छोटे पुल से होकर एक बजरी वाले ड्राइववे की तरफ मुड़ गए। फिर हमने एक पत्थर के बुर्ज की छाया में गाड़ी पार्क कर दी। मैंने सुना था कि मैं एक राजमहल में रहते थे। मैं इसी तरह के परिवेश की आशा कर रहा था। मुझे लगा कि उसकी दीवारें पेंटेड कंक्रीट की और विनाइल लगी होंगी, लेकिन इस जगह हर चीज आश्चर्यजनक रूप से वास्तविक थी। छत पर लगी काई से लगाकर बैकवाटर खाई तक। म्यू ने मोटर को छोड़ा, अपनी छड़ी ली और मुझे एक अंधेरे कक्ष से होकर किचन तक ले गए। वहां काली लकड़ी के कैबिनेट और तांबे के बर्तन थे। हम कई घंटों तक तेजी से चलती हुई एक भट्टी के पास बैठे रहे, जहां मैंने सुना था कि म्यू ने किस तरह यह महल बनवाया था। इसका सारा काम 1 दशक से अधिक समय तक उन्होंने खुद किया था। इस समय वे 70 साल के थे। मैंने म्यू के उन विभिन्न यंत्रों के बारे में सुना जिनका वह मुंह को चौड़ा करने के लिए उपयोग किया करते थे।
फ्रेंड्स बाकी का कल रीड करेंगे यहाँ से। म्यू के साथ जो उनकी डिटेलिंग है यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे। अब टाइम है जर्नल राइटिंग का। और सबा जी भी आ गए, श्वेता दी भी आ गए। ग्रेट। सो फ्रेंड्स आज दिन भर में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है उसमें से एटलीस्ट 3, और आपके पास 3 से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख सकते हैं। ग्रेट। डन। सो फ्रेंड्स चलते चलते हम अपने 2 वीक्स कंप्लीट करने वाले हैं। अब कल से लास्ट वीक रहेगा। अब टाइम है फुट मसाज का। जो भी ऑयल आप यूज करना चाहते हैं एक्टिवेट करें। अपने पैरों पर अच्छे से ऑयल लगाएं। ऐसे ऑयलिंग करते हुए घर की पुराने वाले टाइम की याद नहीं आती, जैसे घर में पहले ना मम्मी डांट के बिठा दी थी, पैरों पे तेल लगा के सो। ऑयल नहीं लगाते, बहुत ड्राइनेस आ गई है। चलिए 2020 के 3 राउंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड होल्ड। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड होल्ड। One last. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and hold for few seconds. Great. अब दूसरे पैर पर थोड़ा सा और ऑयल ले लीजिए। एंड नाउ पैर पर अच्छे से ऑयलिंग।
नाउ 2020 के 3 राउंड्स, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 and hold. One more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 and hold. One last. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and hold. And now time for Om chanting. Audible? Right. And take a deep breath and relax. कोई effort नहीं. Relax, relax and relax. देखो अपनी आंखें चलती सांसों को देखे. होने वाली ध्वनियों को सुने और उसके सांस को महसूस करें. ये सांसें आपको अच्छा स्वास्थ्य दे रही हैं. You're so blessed. हमारी हर ब्रेथ, हमारी एक एक सेल के लिए एनर्जी का काम कर रही है. शरीर के सारे टॉक्सिन्स का हटाना. अपनी आंखें चलती सांसों महसूस करें. एक एक सेल बनी बॉडी की एक एक सेल हेल्दी होती है. बहुत प्यारी लाइट वहां पर है. सब कुछ बहुत अच्छा है. अपने आप को देखो. आपका इंटरनल बहुत हेल्दी, बहुत हेल्दी. चाहे तो आप स्वयं भी कर सकते हैं साथ साथ. अदरवाइज अपनी ब्रेथ पर फोकस करते रहें.
अपनी आईज क्लोज ही रखें। जो एनर्जी आपके अंदर है, इसे महसूस करें। इस एनर्जी को ट्रेवल करने दें। महसूस करें आप बहुत रिलैक्स्ड और शांत महसूस कर रहे हैं। Now rub your palms, generate some heat, and cup them on your eyes. And with a beautiful smile, you can open your eyes. Thank you. आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच दी। दी, आपको और अभिषेक जी को दोनों को त्राट का सेशन फिर से करना है, क्योंकि आप दोनों ही कल नहीं थे। तो जब भी आपके लिए कंफर्टेबल होगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगी, आप मुझे अपना कंफर्टेबल टाइम बता दीजिएगा। अभिषेक जी, आप अपना बता दीजिए कब के लिए आपके लिए कंफर्टेबल है। मॉर्निंग टाइम में या कल 5:30-6 बजे? हेलो शिखा जी। मॉर्निंग टाइम में मुझे देखना होगा मैम, हेलो। क्योंकि मतलब वीकडेज में ऑफ, वीकेंड में कभी भी कर सकते हैं। वीकेंड में यानी सैटरडे को? सैटरडे को या संडे को। संडे यानी कल प्लान कर सकते हैं हम। हाँ, कल प्लान कर सकते हैं, कल इवनिंग में या फिर कल मॉर्निंग में। ठीक है, मैं एक बार दीदी से बात कर लूंगी। कल इवनिंग में ही हो हाँ, पाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में तो अभी शायद दीदी को भी, अगर दी का ठीक है। मैसेज आता है तो देखते हैं, अदरवाइज कल हाँ इवनिंग। शिखा जी, मुझे भी करना है, मुझे भी। हाँ हाँ सबा जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें एक्सरसाइज वगैरह भी हैं पहले। तो वो आप लोग ओके, साथ ठीक में है। करेंगे तो ही ठीक रहेगा। ठीक है। जी। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। 9 PM ऑनवर्ड्स, ओके दी, ओके। कल प्लान करते हैं फिर। ठीक है। मैं 9:30 का हेलो शिखा जी। निकल। हाँ हाँ सबा जी बोलिए। Ma'am, I want to join Trataka workshop also. शिखा वर्मा जी, आप मुझे ना एक बार आपका फेस भी नहीं नजर आया मुझे, हेलो आप। हेलो। हाँ सबा जी बोलिए। बिल्कुल, आपका मोस्ट वेलकम है शिखा जी। आप बुक रीडिंग वाले ग्रुप में हैं? मैम, आप मेरे से पूछ रहे हो? हाँ हाँ शिखा वर्मा जी। जी मैम, मैं हूँ। बुक रीडिंग वाले ग्रुप में हैं आप? ओके। ठीक है। कल 9:30 ऑनवर्ड्स प्लान करते हैं। ओके मैम। ग्रेट। सबा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, या तो आप टाइप कर दीजिए। तो ये सेम सेशन में रहेगा या फिर अलग से करेंगे? मैं लिंक अलग से बनाकर आपको भेज दूंगी। तो क्योंकि 9:30 से ये भी सेशन रहेगा ना, बुक रीडिंग हाँ, वाला भी। या तो हम बुक रीडिंग अवॉइड करके कल वही रख सकते हैं, क्योंकि इसके काफी पेजेस हम कवर कर चुके हैं। और ये ओके, हमारे ठीक पास है। अभी 1 वीक का टाइम है, तो हो जाएगा कंप्लीट ये। ये इवनिंग का मतलब कल कभी भी कर सकते हैं, थोड़ा पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इसके इसी सेशन में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि दीदी 9 9 o'clock के बाद बोल रहे हैं, तो 9:30 से रखते हैं। 9:30 9:40 से। ठीक है। तो टेन श्योर। थर्टी तक हमारा हो मैम, वो जाएगा। ट्राटका ओके। की वर्कशॉप का स्क्रीनशॉट कहाँ पे भेजना है? आ, मैं आपको मैसेज कर देती हूँ शिखा जी। ओके मैम। ठीक है। सबा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप टाइप करेंगे या दोबारा बोलिए, आप एक बार फिर से बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है सबा जी। आप मुझे पर्सनल पर्सनल पर ऑडियो मैसेज भेज दीजिए, मैं देख लेती हूँ उसको। सो फ्रेंड्स, अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज सेशन को एंड करते हैं। कल के लिए सेम इंस्ट्रक्शन है, उठिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए जो आज आपके पास है। अभी देख रहे हैं, अभी मतलब कहते हैं ना कि समय का वाकई कोई भरोसा नहीं होता, जो बड़े बुजुर्ग कहते थे। तो जो भी आज आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहिए। मैम, बट कल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ओके। चलिए, मैं दी को और आशीष जी को कराती हूँ, फिर आपको और सबा जी का एक साथ करा दूंगी। क्योंकि दीदी को भी टाइम का थोड़ा सा चैलेंज रहता है, वो भी काफी बिजी रहते हैं। तो मैं इन दो लोगों को कराती हूँ कल। कोई बात नहीं, आप बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा। मॉर्निंग में उठ के ग्रेटिट्यूड, देन उसके बाद
आप वही अच्छे से अंगड़ाई लेंगे, अपनी बॉडी को टैप करेंगे, अपने ईयर्स के आसपास पॉइंट्स को अच्छे से स्प्रेड करेंगे, और उसके बाद बॉक्स ब्रीदिंग करना है। देन अपने रूटीन के काम में लग जाना है, और कल शाम को मिलते हैं। त्राटका ही रखेंगे। वीडियो आपके पास है, आप वो चीजें रख के बैठिएगा इस तरह से। अगर आपके पास कैंडल का चैलेंज है, अगर आप कैंडल नहीं लेके बैठ सकते हैं, तो प्लीज इस तरह से A4 शीट पर एक डॉट बना लीजिएगा। ब्लैक कलर से बना सकते हैं, डार्क ग्रीन या ब्लू। सबा जी प्लीज बोलिए। मैं आपको पर्सनल मैसेज कर रही हूँ, आप मुझे पर्सनल पर ऑडियो भेज दीजिए, क्योंकि आपका नेटवर्क इशू है और बातचीत नहीं हो पा रही है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं। और विश यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। आप लोग आते हैं, बुक रीडिंग करने में मुझे भी अच्छा लगता है। थैंक यू एंड बाय। गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।